जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम मॉडर्न इंडिया को ख़त्म कर चुके थे और आज का जो हमारा टारगेट शुरू होगा वो शुरू होगा एंशियंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से। ठीक है। और आप जानती हैं कि टारगेट बैच में हम चीज़ों को एकदम से फटाफट से कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। टारगेट में आप ये समझ लीजिए कि जैसे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग, ये होगा। तो ये टॉपिक ऐसे समझ लीजिए हमारा 2 to 3 डेज में होगा। ठीक है, 2 to 3 डेज में, 2 दिन में हो जाए या 3 दिन में होगा। ठीक है। तो ध्यान से फोकस करते हैं क्लास पर, बहुत अच्छे से आपको इसको जानना है और सीखना है। हम आपको बताएंगे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो चूंकि अब प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास में हमको पढ़ना पड़ता है कि भाई इतिहास क्या होता है। इति धन हा धन आस, इट वाज हैपन, यानी ऐसा हुआ था। इतिहास का मतलब क्या है? जो घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 2050 अभी आया नहीं है, तो 2050 क्या ऐसा हो चुका है? अभी आएगा। तो भविष्य की चीजें इतिहास नहीं है। इतिहास वह है जो बीत चुका है, तो उसको इतिहास हम बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास के जो फादर कहे जाते हैं वो हेरोडोट्स हैं। हेरोडोट्स की बुक है हिस्टोरिका, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही इतिहास को लिखा वर्ष दर, यानी कि प्राचीन समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी, और उसको एक ऑर्डर में लगाया, इसीलिए इनको फादर बोला गया। ठीक है। क्या बोलेंगे? अब बात आती है जो इतिहास है उसका हम विभाजन कैसे करते हैं। जो भारतीय इतिहास है, कोपेनहेगन थे एक डेनमार्क के, उनके संग्रहालय में रखी एक सामग्री के आधार पर सीजे थॉमसन ने इसका विभाजन 3 तरह से किया। यानी कि प्राचीन भारत को 3 तरह से बांटा गया आपका। एक तो पाषाण युग में, एक ताम्रकांस्य युग में, और एक लोहे के युग में। तो पाषाण युग, पाषाण किसको बोलते हैं? स्टोन अर्थात पत्थर। तो जब आदि मानव ने अपना प्रयोग पत्थरों के द्वारा किया था, शिकार के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था। फिर जब उसने आपका कॉपर का प्रयोग शुरू किया, तांबे का या फिर ब्रॉन्ज का प्रयोग शुरू किया, और धीरे धीरे लोह युग की तरफ जो वो गए, तो 3 हिस्सों में बांटा। जॉर्ज लुम्बक ने इसको 2 हिस्सों में बांटा। उसने कहा इसको बोलेंगे सिर्फ पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि पैलियोलिथिक एज, यानी कि पुराना जो आपका समय था, और नियोलिथिक यानी कि जो नया पत्थरों का जो नया समय है, जब नए उन्होंने आपका हथियार बनाए। आप जानते हो ना, पहले ऐसे आपने देखे होंगे पत्थरों के ऐसे नुकीले हथियार होते थे, शिकार आदि में वो प्रयोग करते थे। बोले देखें कहीं प्राचीन पुस्तकों में आपने, बचपन में हम सबको पढ़ाए गए। फ्रांस में एक गुफा मिली है, मांसदा एजी में ऐसे उपकरण मिले हैं जिसमें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल दोनों के लक्षण थे। इस आधार पर एडवर्ड लैटरोट ने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, और सबसे ज्यादा ये चलता है। इसने बता, एडवर्ड लॉटरेट ने, उसने बोला पैलियोलिथिक एज होती है, मीजोलिथिक एज होती है, और नियोलिथिक एज होती है। यानी पाषाण पत्थर का युग है, लेकिन पत्थर में भी पुराना, मध्य वाला और नव, 3 हिस्सों में बांट दिया। 1860-61 में भारत में पुरातत्व विभाग बनाया गया, जिसके पहले महानिदेशक बनाए गए थे कनिंगम, पहले डॉक्टर जनरल थे। भारत में पुरातत्व का जनक इन्हीं को कहा जाता है, कनिंगम को। इनका जिक्र हम बीच में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें कि भाई कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, वो कितने वर्ष पुरानी है, ये सब एएसआई के द्वारा, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, वही इन सब चीज़ों को बताता है। तो इस दिशा में काम हुआ था 1860-61 में। 1863 में रॉबर्ट फ्रूस जो थे आपके, रॉबर्ट फ्रूट ने चेन्नई के निकट पल्लवरम में पत्थर की एक हस्त कुठार, यानी हैंड एक्स, एक पत्थर की बनी हुई हथौड़ी या बोले कुल्हाड़ी। ठीक है। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोलते हैं। किसका? किसको बोलोगे? प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का इनको फादर कहा जाता है, रॉबर्ट फ्रूट को। अब आते हैं, तो कॉमन बात हुई, अभी हम बोलते हैं कि जो आपका इतिहास का हम विभाजन करते हैं, ठीक है, जो डिवीजन करते हैं हम हिस्ट्री का, वो कैसे बोलते हैं? एक बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड। तीनों में अंतर क्या है? देखिए, एक तो बहुत पुराना समय जिसका कोई लिखित प्रमाण ही हमारे पास नहीं है। आद्य ऐतिहासिक बहुत सारा ऐसा है जिसका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा कि वहां की लिपि कैसी थी, बताइए। भाव चित्रात्मक लिपि, वो लोग साइन बनाते थे कुछ ऐसे। लेकिन ये तो पता है हमें कि वो लिखना जानते थे, लेकिन उसको भी पढ़ा नहीं गया है। यानी वहां पर जो भी हमको एविडेंस मिले हैं वो पढ़े नहीं गए हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता इसका उदाहरण हो गया। ऐतिहासिक काल वो है जिसके बारे में जो कुछ लिखा गया और उसको पढ़ा गया है। जैसे कि मान के चलो, हम बोले कि चाणक्य जी अर्थशास्त्र को लिखते हैं, तो वो एक प्राचीन पुस्तक है।
ठीक है, या हम बोले अन्य प्राचीन पुस्तकें जो लिखी गई हैं और जो पढ़ी भी जा चुकी हैं, तो वो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाती हैं। ठीक है, थम्स अप करें, बात समझ में आई। प्रागैतिहासिक काल हो गया, उदाहरण हो गया पाषाण काल। इसका भी पुरानी चीज़ों के हमें क्या मिलेंगे, कोई प्रमाण ही नहीं है, बस आइडिया लगाया जाता है भी 50,000 वर्ष पहले, 40,000 वर्ष पहले। ठीक है, तो इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल को, फिर हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को, और फिर ऐतिहासिक काल को। समझिए, तो प्रागे ऐतिहासिक काल को भी हम बांटा जाता है अज्ञात से, मन कि हमको पता ही नहीं है कि कब से वो शुरू हुआ, और उससे शुरू होकर के आपका 2500 बीसी। बीसी आप समझते हैं, जैसे अभी ईयर चल रहा है 2025, तो जो वर्तमान ईयर चलता है उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी, या वर्ष बोल दें या ईसवी बोल दें। लेकिन बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या है कि ईसा के जन्म से 2500 साल पहले। तो इसमें इस वर्ष को आप जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा 4525 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। समझ पाए जी? जैसे मैं आपसे बोल दूं 400 बीसी, तो इसका मतलब कितने साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो भैया 2025 में जोड़ देंगे, तो जोड़ के बताओ कितना होगा, तो 2425 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। पता ही नहीं है कब से लेकर के, अननोन पीरियड से लेकर के 2500 बीसी तक, यानी आज से लगभग 4500 पहले तक का जो समय है वो था आपका, क्या बोलोगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें एक था पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। मध्य पाषाण काल, यानी कि इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, मीजोलिथिक भी कहा जाता है, एम से मिडिल, एम से मीजोलिथिक। न्यू नव पाषाण काल, न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज हम इसको बोल देते हैं। तो हुआ क्या, तो पुरापाषाण काल था हमारा आपका अज्ञात समय से लेकर के 10,000 बीसी तक का पुरापाषाण काल। अज्ञात का उसका तो छोड़ दें, यानी कि आज से कितने समय पहले, तो आज 2025 चल रहा है, उसमें आप 10,000 जोड़ोगे तो लगभग जो 12,000 साल पहले तक का समय था, उसको बनाया है इतिहासकारों ने। उसको क्या बताया इतिहासकारों ने आपका, उसको इतिहासकारों ने बताया है आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, फायर को खोजा गया था, आग की खोज हुई थी। बैठे हुए थे इन्होंने, ऐसे पत्थर में पत्थर रगड़ा, कहीं पे आग लग गई, पूरा जंगल जल गया। पूरा जंगल जल गया तो जीव जंतु बहुत सारे जल गए, ये तो चौंक गया होगा, अरे भैया ये क्या बवाल है। तो वहां पर उसने देखा जाकर के, उसने फिर पके हुए मांस को भी खाया। उसको पता चला अच्छा जानवरों को तो आपका पका कर भी खाया जा सकता है। तो अग्नि के आविष्कार से जंगल जल गए बहुत सारे। ठीक है, आपका बहुत जगह फिर आग लगी, तो ऐसी घटनाएं हुई, तो बहुत सारी प्रजातियां भी जली। तो इस तरह से आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में आपका 10,000 बीसी, यानी कि आज से कितने साल पहले, 12,000 साल पहले, और 4,000 बीसी यानी आज से लगभग 6,000 साल पहले, ये समय है मध्य पाषाण काल। इसमें एनिमल हस्बेंड्री शुरू हुई। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन शुरू किया उन्होंने, पशुपालन, पशुओं को पालना शुरू किया। ठीक है, पहले पशुओं को चराते रहते थे इधर उधर। धीरे धीरे क्या हुआ, 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक, ये समय है नव पाषाण काल, यानी कि एग्रीकल्चर का समय। भाई मनुष्य खाना बदोश की तरह इधर उधर आपका घूमता रहा। कहीं पे आपका आज फसल है, खाने के लिए कुछ है, पेड़ पौधे कंद मूल ये सब खाता था, कच्ची फसलों को खाता था, जो वर्षा की वजह से पैदा होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि भाई अब हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को, तो उसने खेती शुरू की। ये कृषि शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल पाषाण युग का सबसे प्रथम और सबसे लंबा काल है। इसमें पत्थर पत्थर से बने जो उपकरण होते थे उनको पेबुल बोलते थे। भाई पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे ये लोग, या पत्थर के उपकरण बनाते थे, नुकीले पत्थर। शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये पाटन महाराष्ट्र से मिला है। चॉपर, चॉपिंग पेबल औजार, चॉपिंग आज होते हैं ना सब्जी के लिए बोलते हैं, चॉपिंग काटने के लिए, फाड़ने के लिए। तो ये जो औजार मिले, ये मिले हैं आपका वाडिया से। ठीक है, वाडिया से मिले हैं तमिलनाडु 1928 में। डॉक्टर टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल जम्मू कश्मीर के साल्टर रेंज तक कई औजार प्राप्त किए गए हैं। शिकार का इनको अल्प ज्ञान था, इसीलिए कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, फिर आग का आविष्कार हुआ तो पक्का मांस खाने लगे। आग जलाना सीखा और आग जलाने के प्रमाण मिले हैं। चीन की एक गुफा है चाउजू गोजियन, वहां से आग जलाने के इनको क्या मिले हैं, आपका साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य ने आग इसी काल में जलाई थी। चित्रकारी शुरू की, स्टार्ट पेंटिंग। जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारत में भीमबेटका की गुफाओं से। बताइए भीमबेटका की गुफाएं किस स्टेट में है,
तो इनकी खोज की थी 1957-58 में वीएस वाकणकर ने। ये रायसेन जिले एमपी में स्थित है, बहुत पूछी जाती है बहुत। जैसे हमने यहाँ पर बताया ना, एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि आग की खोज कब हुई, पशुपालन कब शुरू हुआ, कृषि कब शुरू हुई। अब तक ये 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट आए हैं। क्या बोला हमने, रायसेन जिले में स्थित है। किसने खोज की थी आपका, वो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की वीएस वाकड़कर ने। यहाँ महाभारत कालीन गुफाएं हैं और शैल चित्रकारी, रॉक पेंटिंग्स, लाल हरे रंग का प्रयोग हुआ है। नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल के दक्षिण में ये स्थित है। और यूनेस्को की भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में इनको शामिल किया गया है। यहाँ से हमको पता चलता है कि मानव का जीवन जो था अस्थिर था, यानी अनस्टेबल। अभी यहाँ है, खाने के लिए सुविधाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर खाया और फिर भटक के कहीं और पहुंच जाते थे और खाना कहीं और मिलता था। अब आते हैं कुछ चीजों के जो अवशेष हैं आपका कहाँ कहाँ से मिले हैं। अभी पहलगांव आप जानते हो, जम्मू कश्मीर, अभी चर्चाओं में भी रहा था, एक आपका टेरर अटैक हो गया था वहां पर। तो वहां से मिली है हाथ की कुल्हाड़ी। हथनौरा से मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य बहुत पूछा जाता है। ह्यूमन स्कुल कहाँ से मिला था पहला, हथनौरा एमपी से। पत्थर से निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी पल्लवरम से। अस्थि निर्मित मातृ देवी, मातृ देवी को पहले बहुत पूजा जाता प्राचीन समय में, लोहंदा नाल से यूपी से। सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफा कहाँ से मिली है, तो ये भीमबेटका एमपी से। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल। अब मुझे बताओ मध्य पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, मध्य पाषाण काल में किसकी खोज हुई, तो आप कहेंगे भैया पशुपालन शुरू किया, या इसको लघु पाषाण काल भी बोलते हैं, माइकोलिथिक एज भी। 1867 में सीएन कार्लाइन ने सिंघल यानी श्रीलंका से मध्य पाषाणकालीन स्थलों की प्रथम बार खोज की। तीर कमान के प्रयोग की बात इन्होंने की। शिकार का इन लोगों को पूर्ण ज्ञान था। चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्यूरिंग यानी काटने के लिए जो पत्थर जैसी तकनीक का उपयोग करते थे। पशुपालन के साक्ष्य हम कह रहे हैं, पशुपालन शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में, तो कहाँ से एविडेंस मिले, आदमगढ़ एमपी से। ये लोग पालतू पशु कुत्ता को पालते थे, तो ये कहाँ से मिले, बाजौर राजस्थान से। मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाने लगे थे, इसके साक्ष्य यूपी से मिले। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं। देखिए एग्जाम में एसएससी क्या करता है, बहुत जटिल क्वेश्चन ना पूछ के वो पूछ लेता है कि कौन सा जो साइट है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कि कुचाई उड़ीसा में है, जलहल्ली उड़ीसा में है, सराय नहर आपका यूपी में है, दमदमा बहुत पूछा जाता है, एक तो यूपी वाला है और एक हरियाणा में भी है। मद्दहा ये यूपी में स्थित है साइट। ठीक है, चौपानी मांडो यूपी में है, सांबर झील राजस्थान में है, पंचमढ़ी एमपी में है, रूपकुंड झील ये आपका कहाँ पर है, ये भी रूपकुंड झील आप क्या बोलोगे, ये कहाँ पर स्थित है, रूपकुंड झील भी एमपी का है। बागौर या बाजौर जिसको बोलते हैं राजस्थान का है। ठीक है, वीएन मिश्र ने इसका उत्कथन कराया। मध्य पाषाण में ही शव दफनाने की, यानी कि आप समझ रहे हैं खेती, वो सॉरी खेती तो नव पाषाण में हुई, मध्य पाषाण में क्या हुआ था आपका, पशुपालन। तो शव दफनाने की प्रथा भी कब शुरू हुई थी, मध्य पाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही कब्र से जब उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन समझते हो, चीजों को खोद के बाहर निकालना। तो दमदमा हरियाणा से एक ही कब्र से 3 समाधि मिली। लेखैया यूपी में एक ऐसी जगह रही है जहाँ से 17 नरकंकाल मिले, यानी कि दफनाया जा रहा था पहले। पशु हड्डी के साक्ष्य मिले लंगनाज से। युगल समाधि, जोड़े में समाधि जो थी वो आपका मद्दाहा से। नवपाषाण काल में क्या हुआ भैया, खेती हुई। नवपाषाण कालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 में उत्तर प्रदेश के लिमेज्यूर द्वारा की गई। नवपाषाण शब्द का सबसे पहला प्रयोग सर जॉन लंबुक ने किया। इनकी पुस्तक थी आपका प्री हिस्टोरिक थीम्स, प्रागैतिहासिक थीम्स। वी गार्डन चाइल्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय पर कृषि की खोज। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से, पाकिस्तान से। भाई प्राचीन समय तो भारत में ही था, पाकिस्तान भी। तो बोलन नदी के किनारे एक स्थित नगर है आपका मेहरगढ़, पाकिस्तान में, वहां से कृषि के साक्ष्य मिले। इसीलिए मेहरगढ़ को कहा जाता है कि भाई ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है, तो बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। पूजा के साक्ष्य भी मिले कि मनुष्य ने जब कृषि शुरू की तो पूजा भी शुरू की। पहिए का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। भाई पहले तो ये लकड़ी के बनाते थे काट करके, ठीक है, उस पर चीज़ों को ढोया इन्होंने, और धीरे धीरे पहिया, आप जानते हो आज कितना विकास हो चुका है उसका। यूज ऑफ क्राफ्ट्स, आपका शिल्प का प्रयोग। इस काल में माइक्रोलिथिक यानी छोटे पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। नवपाषाण कालीन स्थलों में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुफ कराल कहाँ का है, कश्मीर का। इसमें हड्डी के औजार, सिलबट्टा अर्थात कुमार की गुफा भी इसको बोलते हैं। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में।
इसमें गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं, कब्र में मालिक के साथ पालतू कुत्ता भी इसमें दफन मिला है। लहुरा देव यूपी में चावल की खेती के साक्ष्य। कोल्डी हवा चावल की खेती के साक्ष्य मिले, यूपी में बहुत पूछा जाता है। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, पाकिस्तान में। टेराकोटा की मूर्तियां चिरांद बिहार से मिली। यहाँ के मानव धातु युग में प्रवेश कर चुके थे दक्कन में। दोस्त अतिरिक्त बात ना करें कोई भी। दो साथी आपका अतिरिक्त बात कर रहे हैं, शिवम भाई, अनिल, प्लीज पढ़ें। टारगेट का मतलब ये है कि आपको फोकस रखना, अतिरिक्त बात कुछ करनी नहीं है, ठीक है, उसको रिवाइज करना बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमने आपसे पहले ही कहा था टारगेट बैच में हम अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे। आप कुछ और बात करोगे तो कैसे बात बनेगी। तुम भाई भी हंस रहे हैं तुम्हारी बात में। चिरांद टेराकोटा की मानव मूर्ति है। दक्कन यहाँ के मानव धातु युग में प्रवेश कर चुके थे। डेवजली हेडिंग मेघालय में है। यहाँ से साथी आप जानती हो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत होती है वो झूम कल्टीवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम बोलते हैं। तो डेवजली मेघालय से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद में आया आपका ताम्र पाषाण काल, यानी कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने लगी धातु कौन सी, तांबा। तांबे की खोज इसी काल में हुई। सबसे पहले तांबे की बर्छी कानपुर यूपी से प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के गुगोरिया से सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से संबंधित जानकारी। भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंगम थे, हमने आपको बताया। और ये पूरा जो हम देश सुनते हैं भारतवर्ष, इसका जिक्र आया है। एक अभिलेख लिखा गया, हाथी गुम्फा अभिलेख, उड़ीसा में। पहले क्या होता था, राजा अभिलेख लिखवाते थे, भाई कहीं पत्थर पे लिखवा लिया, कहीं अशोक के भी जैसे शिलालेख आपने देखे होंगे, वैसा ही एक अभिलेख है हाथू गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष का जिक्र आया है। भारत वर्ष था हमारा पुराना नाम है इसका। कलिंग शासक खालवेल की जानकारी का मुख्य स्रोत है, क्योंकि इन्होंने इसको जारी कराया। इसको खोज लिया था बिशप स्टालिंग ने 1825 में, और उसने बताया। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है, भारतवर्ष मिलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख है यूपी का, उससे भारत के बारे में हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में पता चलता है, ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख लिखा गया। बोगज कोई अभिलेख जो टर्की से मिला है, इसमें हत्ती और मितानी कबीलों के मध्य एक संघर्ष में संधि का उल्लेख है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख आता है। तो बोगज कोई अभिलेख वो है जो इंद्र देवता, मित्र, वरुण और नाशत्य देवता के बारे में जानकारी देता है। ये प्राचीन समझ आ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें किसी उदय में कैसे आई, उन पर प्रकाश कैसे डला, वो लाइट में कैसे आई हैं। 519 बीसी में डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करके सिंधु घाटी का क्षेत्र जीता। एक भारत से आया, बाहर से आया था, ये था आपका ईरानी, ईरान देश से आया था, ईरानी व्यक्ति था, भारत को जीता था। पारसी पोलिस बेहुस्तीन नकुरस्तम अभिलेख, भारत में प्रजा होने की बात का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में एक अभिलेख जारी कराया था। ये अभिलेखों के नाम है सिर्फ, ये कोई ऑर्डर नहीं है। सोहगोरा अभिलेख है, प्रजा को राहत सामग्री बांटने का जिक्र हुआ कि भाई पहले जब अकाल वगैरह पड़ जाते थे फेमाइन की कंडीशन में, तो ये राजा क्या करते थे, आपका उनको क्या देते थे, आपका रिलीफ करने के लिए मटेरियल देते थे। मास्थान अभिलेख ढाका से भी प्राप्त हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को ब्राह्मणी और खरष्टी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसी अभिलेख से देवनाम प्रियदर्शी का अभिलेख था। देवनाम प्रियदर्शी इन्होंने श्रीलंका के राजा को बताया, परंतु बाद में जॉर्ज टॉरनिक ने इसको अशोक के रूप में पहचान दी। फिर आता है, ये तो हुआ हमारा क्या, आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसके कुछ साक्ष्यों की हमने बात की, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। फिर आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल हमने कब से कब तक बताया, आपको बताइए फटाफट से। 10,000 बीसी से लेकर के आपका 4,000 बीसी तक का समय था। तो उसमें एक तो सिंधु घाटी सभ्यता आ गई और एक वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हैं कि भाई, हम जानते हैं सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता पहले रहती थी, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से नष्ट हो गई। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये वाली सभ्यता भी हमारी नष्ट होगी। क्लाइमेट चेंज कारण बनेगा। आज दुनिया में कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखना क्लाइमेट चेंज ही कारण बनेगा। वैदिक सभ्यता, जिसमें जब वेद लिखे गए, हमारे जो वैदिक ज्ञान आया लोगों के पास में, तो उसमें एक समय तो है जब ऋग्वेद लिखा गया और बाद में उसके उत्तर वेद लिखे गए और बाकी के वेद लिखे गए, जैसे कि आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 1500 से 1000 बीसी का समय ये ऋग्वेदिक काल है, और 1000 से लेकर के 600 बीसी तक का समय ये उत्तर वैदिक काल है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक,
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपका, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को देखिए, फिर आपका ऐतिहासिक काल आता है, उसमें आपका हम बांट ही देते हैं उसको, भाई प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, आधुनिक भारत जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी उससे लेकर के भारत की आज़ादी तक, और भारत में जब आपका वो आपका मोहम्मद कासिम आया था, उसके अटैक से लेकर के आपका औरंगजेब की डेथ 1707 तक का समय मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये तो हुआ हिस्ट्री का एक विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं बीसी क्या था, हमने बताया ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मूर्ख बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब, जैसे मैं बोलूँ 400 बीसी, तो कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2025 में जोड़ दो, तो आप कहोगे भैया आप लगभग 2400 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँ 300 बीसी, तो आप क्या बोलो, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 2325 की बात कर रहे हैं, आज से 2325 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, हाँ या ना, भाई बीसी को जोड़ देते हैं। और यहाँ हम कितनी बात कर रहे हैं, 2425 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो बताइए कितने साल पहले की बात यहाँ कर रहे थे और यहाँ पर, तो समय क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इसको इसलिए बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, कहते हैं ईसा मसीह का जो जन्म है वो शून्य वर्ष माना गया है। उसके बाद में ईसवी है, जैसे ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ और आप रह रहे हैं 2025 में, तो इसके बाद के तो वो 1 2 3 4 5 6 2025 तक। अगर इससे ईसा मसीह के जन्म से एक वर्ष पहले की भी बात थी तो उसको बोला जाता था एक बीसी, यानी 2025 तो ये हो गए हमारे, और एक इसका मतलब हम कितनी बात कर रहे हैं, 2026 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल दें आपका 200 बीसी, 200 बीसी छोड़िए, जैसे हम आपसे कह देते हैं इसमें कि हम करें जब सिकंदर भारत आया 326 बीसी, तो आप लगा लेंगे ना आइडिया कितने साल पहले, बोले यस, हाँ जी भैया लगा सकते हैं। तो ये आपका इस नाम से पुकारा जाता है, एक एडू एडी है, ईसा मसीह के जन्म के बाद में, जैसे 2025 है इसको एडी बोलते हैं, ईशवी बोल दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, भाई आगे अब घटेगा समय या आगे 2026 आएगा, तो आप कहेंगे असेंडिंग, यानी बढ़ के आता है। पहले उसको बोलते थे बीसी, इसको बोलते हैं सीई, कॉमन एरा। सबसे पुरानी घटना मानी जाती है डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। इस प्रकृति में डायनासोर रहते थे, हाँ जी भैया। कारण था कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया था, उल्का पिंड टकराया था जिससे पृथ्वी की जीवन शैली में परिवर्तन आया। अब मानवों को विकास कैसे हुआ, मानव विकास कैसे हुआ, तो मानव विकास का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने जो मानव विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है, तो इन्होंने बाइबल के सिद्धांत का विरोध कर दिया था। जैसे बाइबल में क्या कहा गया है, जितनी भी आपका अब्राहनियन कहा जाता है उसको, तो उसमें कहा गया कि भी 6 दिन में बनाया, एक दिन पे चंदा बना दिया ईश्वर ने, एक दिन सूरज बना दिया, एक दिन पेड़ पौधे बना दिए, एक दिन अपने रूप में मनुष्य को बना दिया, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी छवि बहुत प्यारी लगी तो मनुष्य रूप में उसको जन्म दे दिया अपने जैसा ही। आप भी ज़्यादातर भगवान देखते होंगे तो कैसे लगते हैं, किसकी तरह लगते हैं, इंसान की तरह लगते हैं कि भेड़िए की तरह लगते हैं, तो आप कहोगे भैया इंसान के जैसे ही लगते हैं भगवान। कहते हैं उन्होंने कहा कि ईश्वर ने भगवान को, ईश्वर ने जो मानव को बनाया तो अपने ही रूप में बनाया, तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने उसका विरोध कर दिया, इनको तो ढूंढने लग गए थे सब लोग, चर्च ने इसके खिलाफ में आदेश दे दिया था। दरअसल में ये बीगल जहाज पर यात्रा में निकले थे 20 वर्ष, ठीक है, 1839 में इनकी यात्रा शुरू हुई थी, और 1859 20 वर्ष तक अपनी यात्रा बीगल जहाज पर ये दुनिया में घूमे थे, और वहाँ जीव जाति जंतुओं का बहुत अध्ययन इन्होंने किया, उसके बाद में रिसर्च की, और इस किताब ने मतलब दुनिया में तबाही मचा दी थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत चर्चाओं में आ गई थी ये किताब, क्योंकि इसमें बताया गया कि मनुष्य जो है वो किसी ने बनाया नहीं है, मनुष्य इवॉल्व होके बना है, मनुष्य विकसित हुआ है, वो क्रिएशन नहीं है, किसी के चमत्कार नहीं है, वो इवॉल्व होके बना है। वो पहले कुछ था, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, कुछ हुआ, जैसे आदि मानवों में भी आपने देखा होगा, आदि मानव नहीं पहले मुड़ के चलता था फिर सीधे हो गया, तो उससे पहले वो कुछ था, लाखों वर्ष पहले कुछ था, तो उन्होंने बोला कि इवॉल्व हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है जादू से। फिर इसके बाद में उन्होंने डिसेंट ऑफ मैन भी लिखी 1871 में। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और विकासवाद के जनक थे। आप जानते हैं प्राचीन समय में आदि मानव था, 40 लाख साल कहा जाता है कि 40 लाख वर्ष पहले आदि मानव था ये वाला, और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस था अफ्रीका में, जावा मानव था, पिकिंग था, नियंडरथल था, क्रोमेवनक था, और इससे होते होते हुए इन सब में संघर्ष हुआ, सब खत्म होते रहे। अंतिम संघर्ष हुआ था आपका, कहा जाता है नियंडरथल और आपका होमोसेपियंस के बीच में।
इसमें निएंडरथल की हार हुई और कहते हैं होमोसैपियंस बच गए, या कंडीशंस ऐसी रही कि होमोसैपियंस ही सरवाइव कर पाए, और ये पामीर पठार से इनका हमको साक्ष्य मिलता है। ठीक है, समझे कौन सी जाति बची, हम सब कौन है, होमोसैपियंस है। सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम आया इसके बारे में पढ़िए। तो ये प्राचीन समय था, आप सबको पता होना चाहिए, इधर से सिंधु नदी बहती है। तो पहले समय पे यार ये आपका तो थे नहीं समर वगैरह, नल भी नहीं होती थी, तो पहले सभ्यताएं लोग कहाँ पे रहते थे, नदी के किनारे, क्योंकि कम से कम बेसिक नीड तो पानी ही है ना सबसे पहले। तो जल रहे तो ज्यादातर सभ्यताएं नदी के किनारे ही जन्मी है, तो ये सिंधु नदी के किनारे जन्मी, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसमें हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। यहाँ के लोग कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे। ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय, यानी कि एकदम से अच्छी व्यवस्था थी। देखिए प्राचीन समय की बात कर रहे हैं हम। सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी, क्योंकि ऐसी एक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता भी थी। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को चार्ल्स मैसन ने खोजा, और हड़प्पा स्थल से ईंटें प्राप्त की, याद रखना। कनिंगम ने इसका पहली बार सर्वे किया। भारतीय पुरातत्व का जनक इसको कहते हैं, क्योंकि आप जानती है 1853 में डलहौजी ने आपका रेल का 18 से आपका वो ठाणे से मुंबई पहली रेल चली थी, याद है आपको, 16 अप्रैल 1853 को। लाहौर से कराची जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान ईंटें मिली, कुछ पुरानी ईंटें। यार ये ईंटें कितनी पुरानी है, उनका एक्सकेवेशन हुआ, उनकी एज पता करने का प्रयास किया गया, तो पता चला ये तो इस समय की है ही नहीं, ये तो कोई प्राचीन समय की ईंटें हैं। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना जो है वो सरकार को दे दी। समय काल कितना रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, और इसके लिए सबसे पहला प्रयास किया मार्शल के द्वारा। सबसे प्राचीन नगर कौन सा खोजा गया है इसका, भिरडाना हरियाणा का। सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, 2014 में खोजा गया भिरडाना, ये सबसे प्राचीन नगर है। इसको कहा गया है कि 7500 बीसी पुराना, यानी आज से आप बताइए कितने वर्ष पुराना होगा, कितने वर्ष पुराना होगा आज से, तो 2000 जोड़ लोग, यानी लगभग 9500 वर्ष पुराना है भिरडाना। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकृति इसकी कैसी है, जो ये फैली हुई है, त्रिभुजाकार। समाज कैसा बताया गया है यहाँ का, मैट्रियार्की था, यानी कि मातृ सत्तात्मक। राज कैसा है, पुरुष प्रधान है। पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता पक्ष ही बड़े निर्णय लेता है आज समाज में। इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, हमने आपको बताया था ना कि आपका जो प्रोटो हिस्टोरिक है उसमें भी चीज़ें पढ़ी नहीं गई हैं। तो पिक्टोग्राफी चित्रों के माध्यम से कहते थे। पूजा करते थे किसकी, पशुपति की, पशुपति यानी भगवान शिव का प्रतीक बताए गए हैं। मातृ देवी यानी कि ये खेती देवी को पूजते थे। पवित्र पशु था इनका बैल, कुबड़ वाला बैल, क्योंकि भाई खेती करते होंगे तो बैल से होती होगी, तो कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय जो था इनका, ये खूब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और कृषि भी काफ़ी करते थे, खेती भी। उस समय भी इनका व्यापार था, कहते हैं कि यूरोप तक इनका व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। दो टीले पश्चिमी और पूर्वी टीलों में विभाजित थी, लेकिन धौलावीरा में 3 टीले हैं। किस में 3 टीले थे, धौलावीरा में। टीले क्या मतलब, जैसे कोई शहर था तो उसमें क्या होता था, एक जगह तो ऊंची जगह पर राजा वर्ग रहता था और इधर श्रमिक वर्ग रहता था, तो इसको बोला जाता था टीले। एक तरफ तो हो गई रॉयल फैमिली और एक तरफ हो गया आपका लेबर क्लास लोग, तो ऐसे रहते थे व्यवस्था बनाकर। धौलावीरा में 3 है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये भारत में, अब मेन क्लास शुरू हुई है यहाँ से मुख्य, अभी तक तो सिर्फ कहानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल क्या है भाई, जैसे ही भारत हो गया, तो भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें तो उत्तर में क्या है, कश्मीर है। दक्षिण में इधर एक महाराष्ट्र से स्थल मिला। ईस्ट में आपका कहाँ से, आलमगीरपुर से मिला, ठीक है। और अगर हम बात करें वेस्ट में कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो इसको बांट दिया गया ईस्ट से वेस्ट। ये तो समझते हैं, यहाँ पे इधर नॉर्थ है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो वेस्ट में सुतकांगेडोर पाकिस्तान में, दास्क रिवर वहाँ पर बहती है, उसके किनारे लोग रहते थे। नॉर्थ में मांडा नदी के किनारे जम्मू कश्मीर, जहाँ पर चेनाब रिवर बहती है। दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है आपका, प्रवरा नदी। और ईस्ट में आलमगीरपुर, जहाँ पर हिंडन नदी बहती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। मतलब स्थल तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे उत्तरी ये था, दक्षिणी ये, पूर्वी ये, और पश्चिमी ये था। ठीक है बॉस। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप, हम तो आपसे ये कहेंगे कि 2 स्थल तो बिल्कुल मत भूलना, पहला और दूसरा, कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की, और ये पाकिस्तान में पड़ता है आज। सबसे पहले यही खोजा गया।
इसके बाद में इसकी बहन, हड़प्पा की बहन मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान में खोजा। चनहुदड़ो की खोज मजूमदार ने की 1934 में। धौलावीरा, अब इनका जो ब्लू कलर लिखा हुआ है ना, ये उत्खनन, सिर्फ ये याद रखना, और एक इनका स्थल याद रखना कि किस स्थल में वो मौजूद है। समझ गए? तो क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनता, कौन सी साइट किस प्लेस पर है, किस जगह पर है। धौलावीरा बहुत पूछा जाएगा, कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। बनावली कहाँ पर है? आपका हरियाणा में। किस नदी के किनारे? सरस्वती के। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा के। कालीबंगन किस नदी के किनारे? घग्गर के, राजस्थान में। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलुज के। कहाँ पर? पंजाब में। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे? घग्गर के, हरियाणा में। सुरकोटड़ा सादी कौर नदी के किनारे, कहाँ पर? गुजरात में। तो इनकी नदी याद रखना है और इनका याद रखना है कि किस राज्य में वो स्थित हैं। बाकी स्थल कहाँ कहाँ पर है पूछ लेगा। अमरी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोट दीजी, अल्लादीनो, गणेरी वाला, ये सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सा? गणेरी वाला। बालू, भगवानपुरा, मीनाथल बहुत पूछा जाता है। कुणाल बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? हरियाणा में। बालाथली, कर्णपुरा कहाँ के हैं? आपका राजस्थान के हैं। देसलपुर कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, देसलपुर साइट कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। और वो कुंतासी पूछा जाता है दोस्त, कुंतासी कहाँ पर है? गुजरात में। रोजदी, रंगपुर, मालवण, गुजरात में। सनौली कहाँ पर है? सनौली, तो सनौली है आपका, 1 मिनट देंगे बच्चे, एक। रियली सॉरी, एक अर्जेंट फोन था, ठीक है। तो सनौली कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हुलास बहुत पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। बाड़ा ददेहरी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। और जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पनप रही थी, उस समय चाइना में हांगो नदी घाटी थी। हांगो नदी के किनारे मेसोपोटामिया थी, दजला फरात नदियों पर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत में ही सभ्यताएं थी। नील नदी पर मिस्र में सभ्यता थी। हड़प्पा, हमने बात की, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? हड़प्पा। इस समय कांसे की खोज हुई, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बोलें या हड़प्पा सभ्यता बोलें, एक ही बात है। यह सिंधु नदी के तट पर बैठा था, इसीलिए इसको, बसा हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ ग्रिड पद्धति से बना नगर है। ग्रिड पद्धति क्या होती है कि भैया, जो घरों के मुख थे वो दरवाजों की तरफ खुलते थे, जैसे आज की सड़कें भी होती हैं, सेक्टर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इधर निकलने की व्यवस्था, बीच में सड़क, ग्रिड। हड़प्पा से साक्ष्यों की बात करते हैं, क्या क्या मिला है देखिए। एक सरंगी पशु, एक सींग वाले पशु का, हाथी दांत का पैमाना, टेराकोटा का हल, स्वास्तिक चिन्ह जो आज आप सतिया बोलते हैं, पूजा के समय बनता भी है। मातृ देवी जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती थी, कहाँ से प्राप्त हुई? हाथी की खोपड़ी, लकड़ी का ताबूत, कुम्हार का चाक, गरुड़ की मूर्ति, मछुआरे का चित्र, तांबे की इक्का गाड़ी। और मुद्रा बनाने में जो सेल खड़ी का प्रयोग करते थे, यानी कि एक धातु होती थी इनकी। शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं जी। यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिले हैं उनको R37 कहा गया है। हड़प्पा के समय पर लोग कपास की खेती को जान चुके थे। कुल 9 फसलों का ज्ञान इनको था, तरह तरह की। यहाँ पर सुरक्षा दुर्ग माउंट एबी बोलते थे कि भाई राजा रॉयल फैमिली रहती थे, उसके लिए सुरक्षा दुर्ग भी होता था। मोहनजोदड़ो, आप मुझे बताते चले, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई और किस नदी के किनारे? इसका उपनाम है कुओं का शहर।
इसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेड्स, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा बड़ा स्थल है ये। तो सबसे बड़ा स्थल हमने अभी बताया आपको गणेरी वाला था, तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से एक मिला है विशाल अन्नागार, और ये सबसे बड़ी इमारत है यहाँ की स्नानागार। उतर के टाइम जिस पे आपने देखा होगा कभी फोटो, तो उसमें सीढ़ियाँ थी, इधर से भी उतरने की, इधर से भी उतरने की, तो नहाते थे, इनके पास बाथरूम वगैरह था। आप देख रहे हो कितने हाईटेक सुविधाएं हैं। जो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है, बाथरूम आज भी हिंदुस्तान सारे में सब लोगों के पास नहीं है, तो इतने वर्ष पहले बाथरूम था उनके पास। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला, ठीक है, तो वो कहाँ से मिला है? आपका हड़प्पा से भी मिला, जुड़वा है, क्योंकि एक जैसा ही कल्चर था। बुने कपड़ों के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य यहाँ से मिले, वाटर प्रूफिंग ये जानते थे। दाढ़ी वाले महादेव, ये इनके प्रिय देवता थे, पशुपति। कांसे की नर्तकी, जो साथी आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज डांसर बोलते हैं कांसे की नर्तकी। इसको बोलते हैं लोस्ट वैक्स मेथड से इन्होंने बनाया था, किससे? वैक्स मेथड से, ठीक है। ये चित्र बहुत चर्चित है, इनको आप गूगल भी कर सकते हैं। सूती कपड़ा केवल कुल 700 कुएं के साक्ष्य मिले, एक कमरे में 14 नरकंकाल मिले हैं, वाटर प्रूफिंग मिली है, दाढ़ी माला महादेव और पशुपति देवता, ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखिए ये इनकी ग्रेट ग्रेनरी है, विशाल अन्नागार, जिसमें अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे, सबसे बड़ी इमारत यही है। ये इनका आपका बाथरूम है, देखिए इधर से उतरते थे, इधर से उतरते थे, इधर से उतरते थे, ठीक है, उतरते, और इधर हो गया नॉर्थ और साउथ की तरफ सीढ़ियाँ थी, नॉर्थ और साउथ की तरफ। ये दाढ़ी वाले महादेव हैं इनके। ये है एक सरंगी एक कुबड़ वाला बैल, बताया था हमने इनके लिए सबसे पूजनीय था, हाँ जी। ये है भैया इनका एटीट्यूड देखो तुम, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, एक हाथ में वो इतनी चूड़ियां पहनी हुई हैं पूरे हाथ में, इसमें लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। चनहुदड़ो से हमको क्या मिला है? तो मनका बनाने का कारखाना, यानी कि जो इस समय पर ये आपका क्या बनाते थे? बीड्स बनाते थे। कर्व्ड ब्रिक्स कहाँ से मिली है? वक्राकार, भाई ईंटें कैसी होती थी पहले, ऐसी। और ये आड़ी तिरछी ईंटें कहाँ से मिली है? वक्राकार ईंटें। वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, यानी कि बिल्ली के पीछे कुत्ता, तो बिल्ली के पैर नीचे आ गए और उसके ऊपर कुत्ते का पद चिन्ह आ गया, बड़ा होता है, ठीक है। तो आड़ा तिरछा भी बचा होगा कहीं पर ऐसे बच गया होगा थोड़ा, देखा होगा इसके ऊपर ये कुत्ते का, नीचे बिल्ली का चिन्ह है। मेकअप, चंद्रों से मेकअप की किट मिली है भैया, काजल लिपस्टिक ये सब मिला है। शाही की दवात, जो पहले इंक होती थी ना उसको लिखने का, नहीं लिखना जानते थे। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की कोई दीवार नहीं थी। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से। लोथल, लोथल जो है साथी एक आपका बंदरगाह था, इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। यहाँ क्या था इनका? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बोलते हैं डॉक को। आज आप बंदरगाह पढ़ते हैं ना कि भाई आपका यहाँ मुंबई में आपका कौन सा है? मुंबई ही है, नाहवा शेवा जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप बोल देंगे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा का बंदरगाह बताइए कौन सा है? आप कहोगे उड़ीसा में भैया हमारा है पारादीप, ठीक है। तो ऐसे बंदरगाह थे यहाँ पर, ये गोदीवाड़ा। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। शतरंज के खेल के, चेस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तीन युगल समाधि, थ्री कपल टॉम कहाँ से मिला है? हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की पोहर। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर बताइए किस देश में एक शहर है? दुनिया में किस देश में शहर है? मैनचेस्टर को बोलते हैं हम सूती वस्त्रों के उद्योग का एक कारखाना, यानी कि उद्योग, इंडस्ट्री से संबंधित है। तो इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा जाना जाता है? आपका लोथल को जाना जाता है। अनाज पीसने की चक्की, मम्मी, आपने एक मूवी देखी होगी, डेड बॉडी को बहुत लंबे समय तक आपका लपेट के रखते थे, सुरक्षित रखते थे। मिट्टी की नाव। सिंधु घाटी सभ्यता की आपका जो साथी क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल कैपिटल थी, तो वो कौन सी थी कॉमर्शियल कैपिटल? तो कॉमर्शियल कैपिटल यही थी आपका कॉमर्शियल कैपिटल, ओके। अच्छा यहाँ पर हमें बताओ भैया, वाणिज्यिक राजधानी हो गई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? सब मुंबई है, ऐसे था ये। इसको खंबात की खाड़ी में खोजा गया। पूजा ये अग्निदेव की करते थे। घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर खुलते थे। जैसे आज अपना गेट बनाओगे आप, मेन गेट, तो आप क्या कोशिश करोगे यार, गेट पे, रोड पे किसी पर दिक्कत ना हो, आप अंदर की तरफ खोलोगे, अपने घर की तरफ, घर की तरफ ही खोलोगे, अंदर को खोलेंगे यहाँ बंद हो जाएंगे। लेकिन ये क्या करते, मुख्य द्वार की तरफ खुलते थे इनके दरवाजे, यानी विंडो वगैरह इधर की तरफ खुलते थे, गेट की तरफ, क्योंकि पहले उतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी नहीं, उतनी दिक्कत लोगों को होती नहीं थी। अब तो पता चले एक बाइक पे कोई आ रहा है, आप गेट खोल दोगे वो नीचे गिर जाएगा। साक्ष्य इसके, ईरान की मुद्रा,
दिशा मापक यंत्र मिला यहाँ से, कुंवर लोमड़ी का चित्र मिला एक उस पर आपका पोइट्री पर। कालीबंगन, कालीबंगन से जुते हुए खेत, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन। कहाँ पर है कालीबंगन बताइए? राजस्थान में। लकड़ी का हल कहाँ से मिला था? एक वुडन पिलो, ये भी कालीबंगन से। 7 हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली? कालीबंगन से। भूकंप के साक्ष्य, क्या बोलोगे? एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, आपका कालीबंगन से। लकड़ी की बनी नाली, अंत्येष्टि संस्कार होता था। हाथी दांत की कंघी। धौलावीरा से जल प्रबंधन, एसएससी सबसे ज्यादा इसको रिपीट करती है, याद रखना। वाटर मैनेजमेंट कहाँ से मिला? जो तीन, इसमें विभाजित था 3 टीलों में, धौलावीरा। स्टेडियम के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य धौलावीरा से। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डी मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट है घोड़े की हड्डी, हाथी और भेड़िए की। पत्थर की किलेबंदी। बनावली से मिट्टी का हल, यहाँ से भी मिला, कालीबंगन से भी मिला, खिलौने के रूप में मिला लेकिन यहाँ से। फिर आती है हमारे साथी आपका वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वो है जिसमें कि आपका वेदों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वेदों का जन्म। तो इसको हम रखेंगे आपका वैदिक सभ्यता को अपना, कि इसका विभाजन जो होता है हमने बताया 1500 से 1000 बीसी के बीच में। तो इसमें ही आपका ऋग्वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद काल कहा गया। इस काल की जानकारी भी हमको ऋग्वेद से ही पता चलती है। उत्तर वैदिक काल कौन सा था? जिसमें बाद के वेद मिले, यानी कि आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लग गया था, और इसके साक्ष्य मिले हैं एटा यूपी के अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से कि लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। ओके बॉस, समझ गए? तो देखिए क्या था उस समय पे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे जो हमारा वैदिक सभ्यता के लोग थे। सामान्यतः मकान निर्माण ये लोग जानते थे, मकान निर्माण करना। 4 वर्ग थे इस समय पर, एक तो जो पूजा पाठ करते थे पुरोहित वर्ग, एक योद्धा वर्ग था, एक व्यापारी वर्ग था, और एक श्रमिक वर्ग था। सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा? जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही पलट, दुनिया में बहुत चीजें बर्बाद हुई हैं। गुप्त साम्राज्य पर जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हुआ। मौर्य साम्राज्य जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हुआ। चोल साम्राज्य जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हुआ। दुनिया में बहुत कुछ खत्म हुआ जलवायु परिवर्तन की वजह से। हमारी प्रकृति भी खत्म होगी जलवायु परिवर्तन की वजह से। माप तोल 16 के गुणा में थी, जैसे अभी देखोगे आप जीरो के गुणा में मिलती है। 100, 1000, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 10 ग्राम होता है आपका। डेसिमल में हम बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर में एक आपका मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। तो आज आपका किसमें 100 के गुणक में या 10 के गुणक में हम बोलेंगे, पहले 100 के गुणक में थी। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए। अब बात आती है भारत में आर्य आए, तो आर्यों का जो आगमन स्थल कहा जाता है, ये जो वैदिक सभ्यता है ये आर्यन सब सिविलाइजेशन है। आर्यों ने इस वेदों की सभ्यता को जन्म दिया, यानी कि वेद वगैरह जो लिखे गए आर्यों के समय पर लिखे गए। अभी आर्य कौन थे? तो आर्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग मैक्स मूलर ने किया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बहुत बार पूछा जाता है। मैक्स मूलर ने कहा कि भैया ये इंडिया में आए थे मिड एशिया से, बोगज कोई अभिलेख का जिक्र करता है। एडवर्ड मेयर ने कहा नहीं नहीं भैया ये पामीर के पठार से आए थे। पेनका और हर्ट ने कहा नहीं भैया ये जर्मनी से आए हैं। दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं ये तिब्बत से आए थे। गाइल्स ने कहा नहीं ये हंगरी से आए थे। तिलक ने कहा नहीं भैया ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, इनके कल्चर को देखकर ऐसे लगता है उधर तो आदमी नहीं। तो मैक्स मूलर वाला जो ये आपका स्टेटमेंट है ना मिड एशिया वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आए कहाँ से। फिक्स कोई थ्योरी नहीं है इनकी कि कहाँ से आए। आर्यों का एक कहा जाता है कि पंचनद जनजाति से इनका संबंध है, जिसमें पुरु पौरव वंश रहा, फिर यादव वंश रहा, फिर तुर्वस यवन वंश रहा, फिर अनुमलेच्छ वंश रहा, फिर द्रुहु यानी कि भोज वंश रहा। ये 5 पुत्र ययाति के थे। ये पंजाब के पंचनद के किनारे रहते थे। जो पंचनद मतलब जो 5 नदियां बहती है ना पंजाब में, उसके किनारे रहते थे। आर्यों के शासक वंश में एक भरत शासक रहे, एक त्रुत्सु रहे। इसी वंश के आधार पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। यही भारत वंश जो है दसराग युद्ध में लड़ा। उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति क्या थी? उत्तर वैदिक काल में भरत और पुरु मिलकर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु वंश ने दिल्ली पर अधिकार करके इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र का नाम दिया, कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध किया। राजधानी बनाई अपनी हस्तिनापुर और वर्तमान में मेरठ। अब कुरुक्षेत्र आप बताइए किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? महाभारत के युद्ध के समय वहां पर हस्तिनापुर का जिक्र भी आता है। हाँ जी आता है। तो एक कुरु वंश था, यानी कि कौरवों का जो वंश था वो कुरुक्षेत्र में आए। ठीक है। एक आता है आर्यों का पंचजन, अभी तो बताया हमने पंचनद। पंचजन, पंचजन क्या है?
जैसे आज भी आप देखते हो हमारे यहाँ पर गांव होते हैं, गांव से ऊपर क्या होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक से ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि ग्राम, फिर आपका आप जानते हो ना, फिर ब्लॉक होता है, ब्लॉक से ऊपर क्या होता है, जिला, जिला से ऊपर राज्य, राज्य से ऊपर क्या होता है, राज्यों से मिलकर देश बनता है। तो ये कह रहे सबसे छोटी इकाई कुल, यानी इनके समय पर होती थी कुल अर्थात परिवार। फिर होता था ग्राम, कुल मिलके में क्या बनता था, ग्राम। ग्राम मिलके क्या बनाते थे, विस। विस जैसे आज हम बोल सकते हैं तहसील बोल दें हम, या ब्लॉक बोल दें। विस मिलके बनाते थे जन, जन जैसे कि आज हम बोल सकते हैं आपका स्टेट को। और जन मिलके बनाते थे राष्ट्र। ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है, इसमें लगा देगा, पहले लिख देगा कुल को, कहीं पर लिख देगा विश्व को, कहीं पर ग्राम को, कहीं पर राष्ट्र को। पूछेगा कि आर्यों का कौन सा जो साथी इकाई आपका व्यवस्था है वो सही है। ठीक है। पूर्व वैदिक काल में क्या था कि ये लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी, ये सर्वाहारी थे, ओमनिवोरस, सब कुछ खाते थे। खाद्य पदार्थ इनका करब था। ठीक है। यवांगु, जौ का दलिया ये खाते थे। यव, इनके यहाँ पर जौ को बोला जाता था। वाप्ती, नाई को कहते थे, ये बारबर जो होता था। धन्व बोलते थे मरुस्थल को। अगन्या ये कहते थे गाय को, यानी कि ना मारा जाने योग्य, मारना नहीं है उसको। पारावत कहते थे समुद्र को, ये पर्यायवाची शब्द भी आप जानते होंगे। समय कहते थे ये गोधीली को। अतिथि को कहते थे गोहन। वेकनाट को एक सूदखोर को कहते थे। उर्वरा कृषि भूमि को बोलते थे। तुरा बोलते थे पवित्र पेय, लेकिन उसको बोलते थे त्याज्य पदार्थ। यानी कि जो रॉयल लोग हैं उनको ही इसको ग्रहण करना चाहिए, जो इसको इसका स्वाद करने के बाद में खुद को कंट्रोल रख सकते हैं। बाकी किसी को अधिकार नहीं है, सामान्य वर्ग इसको ग्रहण ना करे, ये कहते थे। हिल्य, इनके यहाँ पे ग्रास फील्ड जो होते थे, चरागाह को। गविष्ट, युद्ध को कहते थे। पुत्री को दुहिता। वप्ता, नाई को, ये तो बता दिया। वस्त्र, सूत्र, ऊन और मर्गचर्म के पहनते थे। भाषा क्या थी आर्यों की, बताइए, संस्कृत। सीता इनके समय पर बोलते थे हल से बनी हुई जो खेत में नालियां हो जाती हैं। कृष्ण, अयस, ये बोलते थे लोहे को। ठीक है। फिर हमारा आता है ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम क्या क्या है, किस नदी का क्या नाम है, किस नदी का क्या नाम है। तो ऋग्वेदिक कालीन नदियों में कि भाई कुछ नदियों के नाम पूछे थे। काबुल का क्या, कुंभा। सिंधु का सिंध कहते थे। झेलम, झेलम का आज हम झेलम नाम से जानते हैं। पुराना समय जब हम आपको बताएंगे, आज आपका राजा पुरु से लड़ा सिकंदर आके, तो झेलम का पुराना नाम क्या था, वितस्ता। इसीलिए झेलम के युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। यूरोपीय साहित्य में इसको हाइडे स्पीच लिखा गया है। स्वात, सुवस्तु। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था, अस्किणी। गंडक का सदानीरा, बहुत पूछा जाता है। घग्गर ध्वसदती सरस्वती का पुराना नाम था। इसको सबसे पवित्र नदी भी कहा गया है। इसको बोला भी गया है, नदी तमा। ठीक है। नदियों में माँ जैसी, देवियों में माँ जैसी, और माताओं में भी माँ जैसी। रावी का पुराना नाम क्या था, परुषणी। गोमती का गोमल था। व्यास का विपासा था। सतलुज का सतुद्री था पुराना नाम, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। खुर्रम का किरमू और सोहन का सुषोमा। इन्होंने देवताओं की तीन श्रेणी बनाई थी। अंतरिक्ष के देवता इन्होंने कहा था इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता, जो पृथ्वी पे अग्नि, आग होती है, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश के देवता बताए सूर्य, वरुण, हवा को बोलते हैं आपका, यानी जल को, उषा, सविता। प्रमुख देवता क्या है इनके, इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। और ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख आया है किसका, इंद्र देवता का। सभी देवताओं के राजा कहे गए हैं। पुरंदर, किला तोड़ने वाला, पुरंदर कहा गया है इनको, पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला। वर्षा कराने वाले देवता भी किसको माना इन्होंने, इंद्र को। ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 212 बार। अब तो लोग समझ गए ना, जैसे साइंस अप्रूव हुआ तो उनको पता चल गया, नहीं भैया इंद्र देवता नहीं कराते हैं, ये तो आपका मौसमी घटनाएं पैदा होती हैं और उनकी वजह से वर्षा का जो जल है वाष्पीकरण के द्वारा और संग्रहण के द्वारा वापस वर्षा में घटती है। तो उस समय उन लोगों ने संज्ञा दी अपने सम्मान की दृष्टि से। अग्नि में ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 212 बार। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता बताया है। और कहा गया मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में कौन सा है, वो अग्नि। ये कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा सिर्फ ये कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार आया है, ऋग्वेद में अग्नि देवता का उल्लेख कितनी बार आया है। वरुण देवता तीसरे नंबर पर 176 बार उल्लेख आया। जल के देवता हैं, सत्य के प्रतीक इनको माना गया। ऋग्वेदिक काल में जो समाज था, क्या आपका समाज की विशेषताएं थी, समाज पितृसत्तात्मक था। भाषा इनकी क्या थी, संस्कृत थी। प्रमुख देवता इनके इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में यानी आने वाले समय में वो फिर प्रजापति हो गए, यानी इंद्र थे पूर्व वैदिक काल में। जिसके साक्ष्य मिले हैं, बोगज को यह अभिलेख जो कि तुर्की देश से प्राप्त हुआ, कस्य अभिलेख ईरान से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। व्यवसाय क्या था ऋग्वेदिक काल में, पशुपालन। पशुपालन, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ये लोग खाते थे। ठीक है। बाल विवाह जैसी चीजें यहाँ पर याद रख लेना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, ये सब प्रचलित नहीं थी। ना तो बाल विवाह होते थे,
आज का समाज भी नहीं सीख पा रहा। इतने समय पे पहले लोग डेवलप थे। पर्दा प्रथा नहीं थी इनके यहाँ, कोई सती नहीं थी। ये आधुनिक समाज में लोगों ने अपने अपने लाभ के लिए कुरीतियां पैदा की हैं। ठीक है, जाति प्रथा यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, कोई जाति नहीं होती थी। और विधवा विवाह को मान्यता थी, विधवा द्वारा विवाह करती थी। और बाद में समाज में क्या हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स को आना पड़ा। विवाह यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के थे। अंतर जातीय विवाह आप कर सकते, नियोग प्रथा होती थी पहले, किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसका शारीरिक संबंध, जैसे आज आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, तो पहले उसके शारीरिक संबंध किसी अन्य पुरुष से भी करा दिए जाते थे नियोग प्रथा में। ठीक है, लेकिन ऐसे किया जाता था कि वो फिर प्रजनन के लिए वो संबंध बने सिर्फ। वो नियोग प्रथा भी ऋग्वैदिक काल में थी। प्रिय पशु इनका घोड़ा था। ठीक है, इस प्रथा को लोग बहुत काउंटर करते हैं, नियोग प्रथा को आज। प्रिय पशु घोड़ा था, देवता इनके इंद्र थे, लोहा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अमाजू जो सदा कुंवारी रहने वाली कन्या होती थी उसको कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार, इंद्र आपका 250 बार, अग्नि 200 बार, शिव 3 बार, जन शब्द 275 बार। सिंधु नदी, तो सबसे ज्यादा बार किस नदी का जिक्र हुआ है, तो सिंधु नदी का हुआ है। गंगा का सिर्फ 1 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन आज के समय में गंगा सबसे ज्यादा पवित्र है। तो ये तो मनुष्य अपने हिसाब से ऐसे लिखता जाता है, जैसे मिथक समाज में बनते जाते हैं, समाज उसी को फॉलो करने लग जाता है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है और इसका उल्लेख भी 50 बार हुआ है। फिर आता है हमारा वैदिक साहित्य, कि उसमें पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक उपनिषद। ये हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो यहीं पूरा होता है। और आप एक बार जरूर रिवाइज करेंगे साथ ही आराम से बैठ करके, क्योंकि प्राचीन में से आप जानते हैं, प्राचीन का अगर हम बात करें, बहुत मोटा मोटा फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहें साथी। ठीक है, थैंक यू।